बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौज़ूद नाज़रीन, मैं हूं सोहेब मरगूब और आप देख रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। हम आज बात करेंगे एक इंतहाई संगीन कत्लेआम पर जो मकबूजा कश्मीर में 1947 में हुआ, और ये जहन के इख्तरा थी पंडित नेहरू के, और इसमें उनके माविन थे उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बता दिया था कि कश्मीर किसी भी सूरत में इंडिया को नहीं मिलने वाला, कुछ भी हो जाए ये पाकिस्तान के साथ जाने वाला है, आप इसमें लोकल जेनोसाइड कर लें। ये इख्तरा मुख्तलिफ़ हलकों में वाइसराय के ऐवानों में भी उस वक्त गूंज रही थी कि जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेज़ हुक्काम मिलकर लोकल जेनोसाइड करना चाह रहे थे, जिसके लिए उनके पास मशरक़ी पंजाब की मिसाल भी थी। मशरक़ी पंजाब के बाद शहरों में मुसलमानों की आबादी 68 से 70% तक थी, और उसको हिंदुओं ने बड़े, मैं महारत तो नहीं कहूँगा, इंतहाई वहशियाना तरीके से कम करके 50% से नीचे ले आए ताकि ये इलाके हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं। यही स्ट्रैटेजी उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इख्तियार करने की कोशिश की। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये इल्म हुआ कि कश्मीर किसी सूरत में इंडिया के साथ नहीं जा रहा, कश्मीर किसी सूरत में, मैं बार बार जोर दूंगा कि इंडिया के साथ नहीं जा रहा, तो उन्होंने लोकल जेनोसाइड का मंसूबा बनाया। नेहरू ने उस वक्त के वज़ीर दाखिला जो थे उनके साथ मिलकर, सरदार पटेल के साथ मिलकर ये स्ट्रैटेजी इख्तियार की कि उन इलाकों में, रईसी हो गया या कश्मीर के वो इलाके जो जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 68% से कम है, उसको 50% से नीचे लाया जा सकता है, और इसका तजर्बा वो मशरक़ी पंजाब में कर चुके हुए थे। इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उन इलाकों में RSS और हिंदू महासभा की मदद से एक खौफनाक स्ट्रैटेजी इख्तियार की। वो स्ट्रैटेजी ये थी कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, उनको हिजरत पर मजबूर किया जाए, हिजरत के बहाने उनको मकबूजा जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया जाए। भरी लारियों में लोगों को शहीद किया गया, उनको कश्मीर की पहाड़ियों से नीचे फेंक कर। दिल्ली के करीब स्कूल में जमा करके मुहाजिरीन को पाकिस्तान भेजने के नाम पर रास्ते में कत्ल कर दिया गया। इसकी तफसील में हम जाएंगे। इसकी सारी तफसीलात 1951 में 6 मार्च 1951 को मकबूजा कश्मीर के बारे में जो यूनाइटेड नेशन का इजलास हुआ, जिसकी सेशन नंबर था 534, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेशन नंबर 534, डेटेड मार्च 6, 1951। इस इजलास में यूनाइटेड नेशन ने इस चीज़ पर गौर किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की क्या सूरत हाल है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जब हिंदुस्तान, पंडित नेहरू जब गए मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसले को हल कराने के लिए यूनाइटेड नेशन में, तो उनकी शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि अगर कश्मीर हमें नहीं मिलता, अगर पूरा कश्मीर हमें नहीं मिलता, तो कश्मीर में जेनोसाइड करके जम्मू को जो है उसको अलग कर दिया जाए, और श्रीनगर वगैरह के जो एरिया हैं वो हर सूरत में इंडिया को दे दिए जाएं, बाकी एरिया वादी वगैरह जो बेशक पाकिस्तान के पास चली जाए या उसको न्यूट्रल कर दिया जाए। इस तरह की उन्होंने ओवन डिक्सन को कन्विंस कर गया, और ओवन डिक्सन भी राज़ी हो गए। ओवन डिक्सन से पहले जब ये मामला वहाँ पे शुरू हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने RSS की मदद से एक खुफिया प्लान बनाया। उस प्लान का लुब-ए-लुबाब ये था कि किसी भी तरीके से 2,37,000 कश्मीरियों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, 2,37,000 कश्मीरियों को शहीद कर दिया जाए, ताकि ये इलाके जो बडगाम, रईसी और इसके आसपास के, ये सारे के सारे इलाकों में मुसलमान जब अक़लियत में चले जाएंगे तो फिर तवाज़ुन कायम हो जाएगा हिंदू आबादियों के दरमियान, और जो लोग यहाँ से जा रहे होंगे उनको उन इलाकों में आबाद कर दिया जाए उनकी जगह पर। यह स्ट्रैटेजी थी उस ज़माने में इख्तियार की गई। जब सर ज़फ़रुल्लाह खान का एक यूनाइटेड नेशन का ये इजलास हुआ जिसका मैंने जिक्र किया, जिसकी सदारत उस वक्त जो नीदरलैंड्स के थे वॉन डी बेलोसेफ, वो उस वक्त यूनाइटेड नेशन के इजलास की सदारत कर रहे थे, इजलास नंबर 534। इस इजलास में यूनाइटेड नेशन के जो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान हैं, उनके अलावा जो दीगर मेंबरान थे, जैसे शुमाली आयरलैंड हो गया, एक्वाडोर हो गया, तुर्की और ब्राज़ील वगैरह, वो भी शरीक थे, और लाजमी तौर पर पाकिस्तान और भारत भी इसका हिस्सा थे। इसमें एक तो ख़त ज़ेर बहस आया जो ओवन डिक्सन ने उस वक्त लिखा था 15 सितंबर 1950 को, जिसका लुब-ए-लबाब ये था कि कश्मीर के मसले को पाकिस्तान और भारत पर छोड़ दिया जाए। यानी कन्विंस कर लिया हुआ था हिंदुओं ने उस वक्त भी कि ये पाकिस्तान, कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और इसको इन्हीं पे छोड़ दिया जाए, इन मुल्कों पे, ताकि इंडिया अपनी बरतर ताकत, वो वाली ताकत जो अददी अक्सरियत के हिसाब से उसके बलबूते पर कश्मीर को हड़प कर ले।
और दूसरा था इसमें करारदाद में, इस इजलास में ज़ेर बहस आने वाला मसला सर ज़फ़रुल्लाह खान का ख़त जो उन्होंने 1 दिसंबर 1950 को यूनाइटेड नेशन को लिखा था, जिसमें उन्होंने कई अहम नुकात उठाए थे। और उसमें उनके जो ज़्यादातर नुकात थे वो पंडित प्रेमनाथ जो उस वक्त कश्मीरी थे लेकिन दिल्ली में मुकीम थे, उन्होंने वहाँ पे अपने एक रिसाला निकालते थे जिसमें उन्होंने उसकी पूरी रुदा लिखी थी कि कश्मीर में हुआ क्या, यानी किस तरीके से हिंदुस्तान की हुकूमत कश्मीर में कत्लेआम के ज़रिए से मुसलमान अक्सरियत को अक़लियत में बदल देना चाहती है। और इस ख़त के हवाले से ज़फ़रुल्लाह खान ने इजलास को बताया कि अगर हम बेंगल रॉ की तजवीज़ को मान लें तो इसका मतलब है कि स्टेटस क्वो हो जाए। और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने हैदराबाद को, दक्कन को और दीगर लातादार रियासतों को हड़प कर लिया, जिसमें मैसूर की रियासत थी और भी रियासतें थी, तो उसी तरीके से वो कश्मीर को भी हड़प करना चाह रहा है। और वो चाह रहा है कि ये मामला जो ये किसी तरीके से कागज़ में फिजल आउट हो जाए। अगर हम यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पे जाएं, करारदादों पे जाएं और उसमें होने वाली डिस्कशन पे जाएं तो हमें ये साफ पता लगेगा कि नेहरू अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर को हल कराने नहीं गए थे, बल्कि वो मसला कश्मीर को तकसीम कराने गए थे। कश्मीर को तकसीम कराने गए थे, जो इस वक्त भी उन्होंने तकसीम किया 2 हिस्सों में, जैसे यूनियन टेरिटरीज़ 2 बनाई, एक लद्दाख की और दूसरी कश्मीर की। और कश्मीर के अंदर भी अब वो तोड़ रहे हैं, जम्मू को अलग कर रहे हैं और वादी को अलग कर रहे हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाज़ इलाकों में सीटों की जो नई डिलिमिटेशंस की हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, तो उसके ज़रिए वो अब चाहेंगे कि किसी तरीके से वहाँ के जो हिंदू, वो वाले हिंदू जो अभी आबाद किए गए हैं, जिनको नई वोटिंग स्ट्रेंथ के ज़रिए से उनको किया जा रहा है, मुसलमानों के जो वोट काटे जा रहे हैं, उस तरीके से वहाँ पे अपनी एक नई हुकूमत कायम कर लें। यही स्ट्रेटजी उनकी उस वक्त थी। जो हमने खतूत का जायज़ा लिया उससे ये साफ ज़ाहिर हुआ कि नेहरू उस वक्त भी इस चीज़ पर आमादा थे कि कश्मीर को इसी तरीके से तकसीम करके, अगर मतलब ये मसला हल नहीं होता तो तकसीम करके काबिज़ करके आधे हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया जाए। और इसमें उनके शरीकेकार वो सारी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी जो वहाँ पे भेजी गई थी मसला कश्मीर को, तकसीम के मसले को हल कराने के लिए, जिसमें जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो ख़वातीन व हज़रात, हिंदुस्तान के मामले पर सर ज़फ़रुल्लाह खान ने अपनी तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान के नुमाइंदे की अगर हम पूरी दलील को मान लें तो हम उनकी सारी दलाइल एक नुक्ते पर आकर ठहर गए हैं, और वो इस मफरूज़े के गिर्द घूमते हैं कि कश्मीर इंडिया का टूटंग है और ये किसी सूरत में भी यूनाइटेड नेशन पर नहीं छोड़ा जा सकता। ज़फ़रुल्लाह खान ने मज़ीद कहा कि कश्मीर के हिंदू हुक्मरान और हिंदुस्तान के हिंदू लीडर ये चाहते हैं, उन्होंने ये साजिश रचाई कि किसी तरीके से मौसम बहार में कत्लेआम किया जाए, लोकल जेनोसाइड का इसको उन्होंने नाम दिया, लोकल जेनोसाइड के ज़रिए से कश्मीर को तकसीम करने की साजिश की जाए। और ये मामला और ये सारी बातें ट्रुथ अबाउट कश्मीर में उस वक्त के जो डेमोक्रेटिक यूनियन के थे लीडर, उन्होंने लिखा प्रेमनाथ साहब ने। प्रेमनाथ के हवाले से वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान से कांग्रेसी लीडरों ने हरी सिंह से रब्ता कायम किया। कांग्रेसी लीडरों ने जब हरी सिंह से रब्ता कायम किया तो उसको उन्होंने ये बताया कि आपने यहाँ पे करना क्या है। आरएसएस सारी की सारी दिल्ली में जमा हो चुकी थी, सारी की सारी ज़मीन जो उनके मेन करता धर्ता थे वो दिल्ली में जमा हो चुके हुए थे, और स्ट्रेटजी ये थी कि जो इस पंजाब से और जो हिस्से पाकिस्तान में आने वाले थे उनसे जो वहाँ लोग जा रहे हैं वापस इंडिया की साइड पर, उनको मुसल्ला किया जाए, घेरा डाला जाए पूरे कश्मीरियों के गिर्द, और कश्मीरियों के जो इलाके पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मिल रहे हैं, जिनका ये है कि आबादी को वो हथिया सकते हैं, उनमें कत्लेआम करके हिंदुओं को वहाँ पर बसा कर हरी सिंह की फ़ौज की मदद से मुसलमानों को डीमिलिट्राइज़ करके, यानी मुसलमानों के पास जो असला वसला है वो सारा वापस लेकर, और जो उनके फ़ौज में लोग हैं उनको ऐसे इलाकों में ट्रांसफ़र करके जहाँ पर ये जेनोसाइड नहीं हो रहा, और मामले को हिंदुस्तान के हक़ में कर लिया जाए। ये बात प्रेमनाथ के रेफरेंस से यूनाइटेड नेशन के उसमें डिस्कस हुई। अच्छा, ज़फ़रुल्लाह खान ने यह मामला जब यूनाइटेड नेशन के इजलास में उठाया तो उन्होंने तारीख़ जो है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो इजलास की है 534 की, अगर हम वो पढ़ें तो उसमें उन्होंने तारीख़ जो है वो 10 अक्टूबर बताई कि 10 अक्टूबर को इसकी मुकम्मल रिपोर्ट टाइम मैगज़ीन में शाया हुई। एक्चुअली उस वक्त तकसीम के मसले को हल करने के लिए स्पेक्टेटर समेत वॉल स्ट्रीट जर्नल, स्पेक्टेटर और टाइम वगैरह के जो एडिटर्स और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स वगैरह थे वो इस रीजन में मौजूद थे, और इसलिए मौजूद थे कि इस सारे मामले को
अमरीकी और बरतानवी अखबारात में बेहतर तरीके से कवर किया जा सके। स्नेडर ने भी इसी मौजू पे लिखा कि वहाँ पे एटलीस्ट 2,37,000 का जेनोसाइड हुआ। टाइम मैगजीन ने भी 2,37,000 की फिगर बताई। बाज़ अखबारात और जराइद ने 5 लाख तक की बताई। सिविल एंड मिलिट्री गज़ट, जिसके एडिटर उस वक्त एक ऐसे शख्स थे कि किपलिंग, जिनको बाद में नोबल प्राइज़ मिला लिटरेचर का, वो उसके एडिटर थे यहाँ पे सिविल एंड मिलिट्री गज़ट के। उसने 3 मरतबा अपनी एक स्टोरी रिपीट की, पहले छापी फिर छापी, जिसका लुब्बे बलाब यही था कि इंडिया ने लोकल जेनोसाइड किया और लोकल जेनोसाइड के ज़रिए से उन्होंने डेमोग्राफी कश्मीर की सारी चेंज कर दी। अच्छा, जब ज़फ़रुल्लाह खान ने यूनाइटेड नेशन के इजलास में 10 अक्टूबर की डेट बताई, तो एक्चुअली टाइम मैगज़ीन में ये छपा हुआ था 10 अगस्त को। वहाँ पे जो लोग थे यूनाइटेड नेशन के सलामती कौंसिल के, उन्होंने सारे ये रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाए, टाइम मैगज़ीन मंगवाया, ये चेक किया कि कहाँ कहाँ इसकी कवरेज शाया हुई। तो टाइम मैगज़ीन की गलत डेट कोट करने से सारा मसला कश्मीर का जो अथॉरिटी एक कोट की गई थी वो नहीं साबित हो सकी उस फोरम पे, और लोगों ने ये समझा कि शायद ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 10 अक्टूबर के टाइम मैगज़ीन में इस रीजन के बारे में कोई कवरेज नहीं थी। तो इस तरह मतलब ये हम कह सकते हैं कि इस तरह मसला कश्मीर मकबूरा उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के हक़ में जाते जाते रह गया, और हम एक बहुत बड़े इशू को वहाँ पे उठाने में नाकाम हो गए। बदकिस्मती से, मैं फिर कहूँगा बदकिस्मती से, अभी भी जो है ना हम इस मसले को नहीं उठा रहे जो इस कदर संगीन है। यूनाइटेड नेशन की दस्तावेज़ात में भी मौजूद है, लोकल जेनोसाइड का जिक्र है, क्योंकि ज़फ़रुल्लाह खान ने बहरहाल जो तकरीर की उसमें वो सारी बातें मौजूद थीं, और पंडित प्रेम नाथ ने इसको बड़ी तफसील के साथ अपने उसमें मज़मून में बयान किया है। ज़फ़रुल्लाह खान ने यह भी कहा था कि ये बात मैं नहीं कह रहा, मतलब ज़फ़रुल्लाह खान साहब नहीं कह रहे, ये बात एक हिंदू लीडर बोल रहा है जो दिल्ली में मुकीम है और जिसने दिल्ली में ये सारा कत्लेआम की मनसूबाबंदी देखी भी है और करीब से सुनी भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि महाराजा हरी सिंह अच्छी तरह जानता था कि अक्सरियत पाकिस्तान से इलाक़ी हामी है, अक्सरियत हर सूरत में चाहती है कि ये पाकिस्तान को मिल जाए, और उनकी अपनी रिपोर्टों के मुताबिक कम अज़ कम जो मतलब जिन रियासतों में मुसलमानों की अक्सरियत कम थी वहाँ भी 78% मुसलमान लोग ये चाहते थे कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ इलाक़ कायम कर ले। और इस इलाक़ के हवाले से उन्होंने ये भी कहा, और ये बात भी मतलब अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर बहस आई कि रियासत कपूरथला में मुसलमानों की अक्सरियत थी 63%। कपूरथला में 63% मुसलमान थे, लेकिन जब वो लोकल वहाँ पे जेनोसाइड हुआ तो वो वहाँ पे अक़लियत में चले गए। और कपूरथला वगैरह का जो एरिया था वो भी बड़ा पैशनेट थे वहाँ के जो हिंदू लीडर थे कि ये हिंदुस्तान को मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत भी थी, और ये इसके मिलने से हमारा जो पंजाब था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाता। तो इसी तरीके से इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये अज्यूम कर लिया था कि अगर हम कपूरथला का नक्शा बदल सकते हैं, उसकी डेमोग्राफी चेंज कर सकते, तो वाई नॉट कश्मीर। इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर किया। अच्छा, इस बारे में सरदार पटेल और नेहरू के माबैन ख़त व किताबत हुई, इसका ज़िक्र भी यूनाइटेड नेशन के उस में मिलेगा डिस्कशन में, और मुख्तलिफ़ जराइद में भी मिलेगा। अगर किसी को चाहिए होंगे उनके रेफरेंसेस, तो हम डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन इस रेफरेंसेस नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट से वो ले सकते हैं। हम उनको जो इसकी डिटेल और जहाँ जहाँ ये चीज़ें छपी जो इनके सबूत थे वो हम दे देंगे। उस वक्त यानी 1947 के क़याम पाकिस्तान से पहले ही जो जुलाई में यह मनसूबा बनना शुरू हुआ, जो 3 महीने लोकल जेनोसाइड जारी रहा। जुलाई से 3 महीने उरूज पर रहा, और अक्टूबर में इसमें कमी आना शुरू हुई जब यहाँ से लोग जाना शुरू हुए। ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि पाकिस्तान की जानिब से लोग वहाँ पे उस वक्त गए जब उन्होंने देखा कि बेशुमार लोग वहाँ पे शहीद किए जा चुके हैं, वहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं, खून से सड़कें हटी हुई हैं। और ये जुमला यूनाइटेड नेशन में भी ज़ेर बहस आया कि वहाँ पे खून मुसलमानों का ऐसे बह रहा था जैसे नदी नाले में पानी बह रहा हो या चश्मे फूट रहे हों किसी पहाड़ी ग्लेशियर से। तो ये मतलब अल्फाज मुख्तलिफ़ हिंदुओं ने भी लिखे। एक वीद भासन इंडियन हैं जो खतरी थे, और उन्होंने इसकी बड़ी तफसील लिखी। उनकी बेटी हैं, उन्होंने भी कत्लेआम की पूरी कहानियाँ लिखी हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ कि जिसको सुनते हुए बताते हुए आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो स्ट्रेटजी ये थी, नंबर 1, कश्मीर में जितने भी मुसलमान फ़ौजी हैं उनसे असला वापस ले लिया जाए। जितने भी मुसलमान फ़ौजी हैं उनको उन इलाकों में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो या तो कम अहम हो या वहाँ पे जेनोसाइड ना होना हो।
जितने भी मुसलमान फ़ौजी हैं उनसे अगर असला ख़रीदते भी हैं तो वो भी उनसे वापस ले लिया जाए। इसी तरह पुलिस में और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, इसी तरह उन्होंने फिर एक और स्ट्रेटजी इख्तियार की कि जिसकी निगरानी ख़ुद महाराजा हरी सिंह ने की कि पुलिस और फ़ौज की निगरानी में तमाम इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया जाए, जहाँ जहाँ हिंदू मौजूद हैं वहाँ पे आरएसएस के कैंप्स कायम किए जाएँ और उन कैंपों से कई देहात में पर इस तरीके से फायरिंग की गई कि वो पूरे के पूरे नीस्तो नाबूद हो गए। और बाज़ देहात रईसी में ऐसे थे जिनको पूरे के पूरे गाँव को आग लगा दी गई। और वीद भासन का ये कहना है, जो उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, उनका ये कहना है कि वहाँ एक परिंदा भी ज़िंदा नहीं बचा, यानी परिंदे भी जलकर राख हो गए। इस तरह का वहाँ पे कत्लेआम हुआ। और 23 अक्टूबर तक जो है ना वो इस कदर कत्लेआम हुआ कि जिसमें बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक 5 लाख तक कश्मीरी शहीद हो गए और बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक जो मैंने बताया 2,37,000। इन्हीं रिपोर्टों में ये बात सामने आई कि आरएसएस जो है वो 1925 में जब कायम हुई तो उसी वक्त से उसकी स्ट्रेटजी ये थी कि जब अंग्रेज़ यहाँ से जाएंगे तो हम इक़्तिदार पर बज़ोर ताकत कब्ज़ा करेंगे, यानी तकसीम का प्लान कुछ भी हो, ताकत हमने हासिल करनी है, कब्ज़ा हमने करना है और हर सूरत में हमने कुर्सियों पे बैठ जाना है। और उस वक्त आरएसएस और हिंदू महासपा, गोलवालकर, ये दामोदर सावरकर और इस तरह के जितने भी लोग थे, उन सब ने ये फ़ैसला कर लिया हुआ था कि कुर्सी हर सूरत में हमें मिलेगी, चाहे वो छोटे से छोटे सिपाही की हो या बड़े से बड़े अफसर की हो। और उन्होंने ये पूरी मनसूबाबंदी के साथ घेरा डाल के उन्होंने किया। और ये सारा ये जो इतना खून था वहाँ पे बहा मुसलमानों का, वो रायगां चला गया। अच्छा, इसका तजर्बा वो जो यूनाइटेड नेशन में डिस्कस हुआ और मुख्तलिफ मकामात पर, इसका तजर्बा वो बंगाल की तकसीम में और सिंध की तकसीम के मौक़ों पर कर चुके हुए थे कि मुख्तलिफ ख़ित्तों को कैसे तकसीम किया जाए, वहाँ पे कितनी महाज़ाराई होगी और हम उसको बज़ोर क़ुव्वत दबा सकते कि नहीं दबा सकते। तो ये सारा का सारा उन्होंने बड़ी उसके साथ चेक कर लिया हुआ था कि हम इसको कैसे करेंगे। इसी मौजू पर एक और मजमून छपा था जिसका टॉपिक था टेरेबल फेट एथनिक क्लेंजिंग ऑफ जम्मू मुस्लिम इन 1947। ये मजमून लिखा था, चट्टा साहब एक बहुत हिस्टोरियन थे उन्होंने, और इसमें भी उन्होंने यही लिखा था कि ये बात ज़हन नशीन कर ली जाए कि इस कत्ताल और नस्ल कुशी का जंग कश्मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं। मतलब जब हम ये ज़िक्र करते हैं कि कश्मीर में 1947 में एक कत्लेआम हुआ तो लोगों का ध्यान चला जाता है शायद वो जो जंग हुई थी या जो भी यहाँ से गए थे, जब भी गए तो शायद उस तरफ इशारा चला जाता है, लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका ताल्लुक़ है हरी सिंह की अस्करी मदद से क़याम पाकिस्तान से कबल और उसके बाद तक जारी रहने वाले कत्लेआम से, जिसमें मुसलमान अक्सरियत को अक़लियत में बदलना था। और इसके लिए हथियार ख़ास तौर पर मुहैया किए गए थे हिंदुओं को हरी सिंह की मदद से। और इसके शवाहिद 1940 की मरदमशुमारी में मुसलमानों की आबादी को अगर हम देखें, आजकल भी जो इन इलाकों में मुसलमानों की आबादी है उसके साथ टैली करें, उसके बाद 1951 में मरदमशुमारी हुई, 61 में मरदमशुमारी हुई, 2011 में मरदमशुमारी हुई, तो हमें उन तमाम रियासतों में लाखों मुसलमान लापता मिलेंगे। उन लाखों मुसलमान हमें लापता मिलेंगे, हमें उनका कोई सुराग नहीं मिलेगा कि और अभी तक जो है उन इलाकों में मुसलमानों की आबादी उतनी नहीं हो सकी बाज़ इलाकों में जितनी उस वक्त थी। यानी इतना वसी पैमाने पे वहाँ से नकल मकानी हुई, वहाँ पे कत्लेआम हुआ। और 70 साल बाद, यानी कत्लेआम के 73-72 साल बाद भी मुसलमानों की आबादी वहाँ पे 1947 के कत्लेआम से पहले से कम है। अगर हम पढ़ें क्रिस्टोफर स्नीडन, ये एक रिपोर्टर थे, बाद में एडिटर के रैंक तक पहुँचे। 2013 में उन्होंने इसी मौजू पर किताब लिखी और उनका किताब का टाइटल था दी अनरिटन स्टोरी, और ये शाया हुई थी 2012 में और उसके बाद 13 में भी इसका एडिशन शाया हुआ। उसमें भी वो लिखते हैं कि कत्ताल के हवाले से जवाहरलाल नेहरू 17 अप्रैल 1949 को वाला भाई पटेल को एक ख़त लिखते हैं। वाला भाई पटेल को वो ख़त लिखते हैं जिसमें वो वाज़े करते हैं कि हम जम्मू को किसी सूरत पाकिस्तान को नहीं देंगे। यानी वो जम्मू को लेने पर हर सूरत में आमादा थे, या उनका ये भी प्लान था कि जम्मू को न्यूट्रल कर दिया जाए। बाद में भी इस पर डिस्कशन हुआ था कि जम्मू को यूनाइटेड नेशन को दे दिया जाए,
जम्मू वो किसी सूरत में नहीं देना चाहते थे। तो वाला भाई पटेल के हवाले से स्नेडन ये लिखते हैं कि इस सूरत में हमें जम्मू और कश्मीर को अपने साथ रखने के लिए एक मकामी जंग लड़ना पड़ी तो हम लड़ेंगे, मकामी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, मकामी जेनोसाइड करना पड़ा तो करेंगे। अगले चंद दिनों में लोकल जेनोसाइड, अगले चंद दिनों में लोकल जेनोसाइड, जिसको उन्होंने मकामी अस्सवा बेराए का नाम भी दिया, के नाम से कोई अहम सरगर्मी होने वाली है। यानी वाला भाई पटेल और नेहरू को इल्म था कि लोकल जेनोसाइड होने वाला है। ये बात मैं नहीं लिख रहा, ये स्नेडन, क्रिस्टोफर स्नेडन ने 2012 में लिखी, जो 2013 में भी किताब की शक्ल में शाया हुई, और इसके पब्लिशर भी इंटरनेशनल पब्लिशर हैं। अच्छा, इसी मौजू पर फिर एक और मजमून शाया हुआ जम्मू प्रजा परिषद में। ये बड़ा एक वहाँ का उस ज़माने का नामी ग्रामी एक जरीदा था, जिसमें ये लिखने वाले भी हिंदू थे, उसके एडिटर भी हिंदू थे, और उसके जो करता धरता थे सारे रिपोर्टर वगैरह वो भी हिंदू थे। और उन्होंने ये लिखा कि लोकल जेनोसाइड के लिए मनसूबाबंदी हो रही है, लोकल जेनोसाइड के लिए काम हो रहा है, और इसके लिए असला वगैरह तकसीम हो चुका है, और यहाँ से जाने वाले जो हिंदू हैं या सिख हैं उनको तैयार कर लिया गया है कि किसी तरीके से वो उस इलाके में आबाद हो जाएं, वो उन इलाकों पे कब्ज़ा करें जो इलाके मुसलमानों को लोकल जेनोसाइड के ज़रिए से उनसे छीने जाएंगे। और इसी मौजू पर फ्रंट लाइन एक मैगज़ीन है, उसने भी इसी मौजू पर लिखा, जिसका तर्जुमा था जम्मू में मकामी जेनोसाइड। तो ये वो मौजूआत हैं जो हमारे यहाँ बहुत कम उठे। 1947 में बाद इलाकों में उन्होंने ये लिखा कि मुसलमानों की आबादी जो 61% थी वो कम होकर 45% रह गई। ये जम्मू का जो रिसाला था उसने लिखा कि हिस्सों में मुसलमानों की आबादी 61% से घटकर 61% से 68% से घटकर 41% तक रह गई, और ये इस लोकल जेनोसाइड का नतीजा था। 25 दिसंबर 1947 की तारीख का ये सानिया मतलब जाके थमा 25 दिसंबर 1947 को, जब हिंदुओं ने मुसलमानों के कत्लेआम को तकरीबन ख़त्म कर दिया, इसलिए कि यहाँ से लोग गए और इन्होंने कुछ हिस्से को आज़ाद करा लिया। और 14 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक ये जेनोसाइड जो है ये कम उस पर रहा, क्योंकि दिफाई लोग भी चले गए हुए थे, और इससे पहले ये पूरी ताकत के साथ था। अब इसी मौजू पर वो लिखते हैं सईद नकवी साहब एक मजमून में, जो 10 जुलाई 2016 को छाया हुआ, द किलिंग फील्ड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द किलिंग फील्ड्स ऑफ Jammu, how Muslims became a minority in the region of Shariqat, have tried their utmost to suppress the details of Muslim massacre। यानी मुसलमानों का जो मैसेकर था उसको दबाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड को हर जगह पर कत्ल कर दिया गया, रिकॉर्ड को ज़ाया कर दिया गया। वज़ीर आज़म सरदार वाला भाई पटेल, नायब वज़ीर आज़म सरदार वाला भाई पटेल जो हैं वो उस वक्त वज़ारत दाखिला के भी कलमदान अपने पास रखते थे, और ये कलमदान उन्होंने उस वक्त वापस किया जब ये जेनोसाइड मुकम्मल हो गया। यानी वो जेनोसाइड की निगरानी भी कर रहे थे, और ये बात सईद नकवी साहब ने अपने मजमून लिखी, और उन्होंने कहा कि सरदार पटेल यानी वज़ीर दाखिला और उस वक्त के नायब वज़ीर आज़म वो बरमला ये कहा करते थे कि तक़सीम हिंद के बाद जम्मू में कम रह जाने वाले मुसलमानों को हम बड़ी आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। उनका जुमला था उनसे निमटना आसान हो जाएगा, यानी वो मुसलमानों से निमटना चाह रहे थे। उनका ख्याल था कि मुसलमान कोई ऐसे हैं जिनसे निमटना चाहिए, और आज भी उनकी यही फ़िलासफ़ी है कि मुसलमानों से कैसे निमटा जाए। तो इसके लिए फिर उन्होंने निमटने के लिए कर्फ्यू लगाया, उन इलाकों में कर्फ्यू लगाया जो मुसलमान अक्सरियत थे। और मैंने जिनका ज़िक्र किया अनुराधा भासेन, उनकी बेटी थी वेद भासेन, वो आज भी हयात हैं। अनुराधा की डेथ हो चुकी है। उनको एक वहाँ के ऑफिसर ने बुलाया, उसने कहा कि आप क्या मुसलमानों के कत्लेआम की डॉक्यूमेंट्री बनाते फिर रहे हैं, आप कहाँ यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे रहे हैं, क्योंकि अनुराधा ने ही सारे मामले को ज़िंदा रखा, उसके बाद उनकी बेटी ने ज़िंदा रखा। तो उन्होंने कहा कि जो इंसानियत है उसका कोई मज़हब नहीं होता, मैं दबाव में नहीं आने वाला। फिर उन्होंने उनको मज़हब का भी हवाला दिया कि आप भी खतरी हैं, मैं भी खतरी हूँ, तो हम दोनों मतलब मज़हब के नाम पे उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुए। जिसके बाद उनको डराया धमकाया गया, लेकिन वो डर और खौफ में नहीं आए। और
उन्होंने खुलकर रईसी एरिया में जिस तरीके से मुख्तलिफ मकामात पर छम में, बटाला में, अखनौर में जो खून की नदियाँ देखें, उनका उन्होंने खुलकर जिक्र किया कि मैंने यहाँ पे नदी नालों में ऐसे खून बहते देखा है जैसे पानी हो, और ये लाशों से अटे पड़े थे। फिर उन्होंने ये चीज़ लिखी कि जब दिल्ली में उन्होंने एक स्कूल में, दिल्ली गेट के करीब एक स्कूल में कश्मीरियों का कैंप कायम किया और कश्मीरियों को ये कह कर वहाँ पे लाए कि हम तुम्हें पाकिस्तान भिजवा रहे हैं, और वहाँ से लारियों में कश्मीरियों को भर कर पाकिस्तानी सरहद से पहले मुख्तलिफ मकामात पर रोक कर उनको बसों से उतार कर शहीद कर दिया गया। ये उनको उस वक्त पता लगा, इनकी लाशें तक गायब कर दी गई। वो लिखते हैं कि तलीब खत्ती एक ऐसा इलाका था जहाँ चंद हिंदुओं के कुछ मकानात थे, और इन मकामात पर उन्होंने अपने मोर्चे कायम किए, और इन मोर्चों के में मोर्चा बंद होकर उन्होंने मुसलमानों पर अंधाधुंध फायरिंग की। मुसलमानों के घरों पर, उनको घरों से खींच कर मारा गया। इस कत्लेआम में मुसलमानों को घरों से निकाल कर मारा गया, उनकी बहू बेटियों को, जो आप बाकी समझ ही जाएँ। तो इसकी सारी रिपोर्ट जो है वो कश्मीर वाला मैगज़ीन में भी शाया हुई। उनकी 10वीं सालगिरह का जो नंबर था उसमें भी इस कत्लेआम की और इस सारे वाक़े की जो फायरिंग हुई उसमें भी रिपोर्ट शाया हुई है। इस बारे में दी स्पेक्टेटर एक जरीदा था, अभी भी है, उसके बोरिस एलेक्जेंडर जो थे वो वहाँ पे कवरेज के लिए गए हुए थे। उन्होंने 16 जनवरी 1948 को ये सारा वाक़या लिखा कि किस तरीके से लोगों को वहाँ पे मुसलमानों को डीमिलिटराइज़ किया गया, यानी उनसे असला लिया गया, और किस तरीके से उनको ग्राउंड किया गया, उनसे असला लेकर गैर अहम जगहों पर भेज दिया गया। अब्दुल माजिद जरगर भी इसके बारे में लिखते हैं कि इस हॉलोकॉस्ट इस कदर खुफिया था कि आज भी इसका सुराग लगाना मुश्किल है। आज भी जदीद तारीख इस बदतरीन नस्ल कशी से नावाकिफ़ है। कई हिंदू जो हैं वो ये जानते थे कि ये कत्लेआम हुआ है, लेकिन वो ये कहना नहीं चाहते। मुसलमान जिनकी नस्लें आज भी ज़िंदा हैं वो भी इसका जिक्र करते हुए घबराते हैं। वो इसलिए जिक्र नहीं करते कि उनसे पिछले दिनों एक बड़े इजलास में सवाल हुआ कि मुसलमानों का कत्लेआम कश्मीर में हुआ था, क्या उसकी भी इंक्वायरी होगी। जब कश्मीर फ़ाइल पर फिल्म बनी और उसका बड़ा चर्चा हुआ कि पंडितों को कुछ मारा गया है, तो जवाब में इसी हुकूमत के हुक्मरानों से इंडिया के पूछा गया कि आपने जो मुसलमानों का कत्लेआम किया था 1947 में, उसका कोई जवाब है। तो उसका जवाब ये था कि मुसलमान अभी अमन से रह रहे हैं। यही वो जवाब है जो BBC की डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात फाइल्स के बारे में थी, जिसका था टाइटल मोदी क्वेश्चन। उसमें भी यही था कि 2002 में के कत्लेआम के बाद मुसलमानों ने इसलिए खामोशी इख्तियार की कि अब वो अमन से रहना चाहते हैं। यानी हिंदुस्तान उस वक्त भी एक ऐसा मुल्क था जब वहाँ इंसाफ लोग इसलिए नहीं मांगते थे कि जो कत्ल हो गए, शहीद हो गए, वो तो हो गए, अब हमें अमन से रहने दें ताकि जो लोग इस वक्त ज़िंदा बचें वो भी ना मर जाएं, क्योंकि इनका कोई असूल नहीं है। अभी अगर आप देखें तो पिछले दिनों इंडिया में कॉन्फ्रेंस आजकल हो रही है, शंघाई एसोसिएशन जो तंजीम, उसकी कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़े वहाँ के वकील हैं, उन्होंने तकरीर की है कि हिंदुस्तान जो है वो आइन और कानून को नहीं देखता। हिंदुस्तान अब आइन और कानून से हटकर अदालतों के ज़रिए से एक ऐसा निज़ाम लाना चाह रहा है जिसमें अक़लियत जो है वो 2 नंबर हो जाए, मतलब दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएं, और सारे हुकूक हिंदुओं को ट्रांसफ़र हो जाएं। वो कहता है कि संविधान को, आइन को एक तरफ रख दिया है और अदालतों में ऐसे लोग लाए जा रहे हैं जो खालिस्तान हिंदुइज़्म का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने रेफरेंस दिया है बाबरी मस्जिद की शहादत का, कि बाबरी मस्जिद का फ़ैसला जो है वो आइन कानून के मुताबिक नहीं किया गया, बल्कि इसमें भी उन्होंने मज़हब को पस मंज़र में रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में भी लिखा है। इसी तरीके से उन्होंने लिखा है कि तकरीर में कहा है कि कमाल महारत के साथ हिंदुस्तान अपने आइन को एक तरफ पसे पुश डालकर अदालतों के ज़रिए से नया आइन लिख रही है, और नए आइन में वो किसी भी अक़लियत को से वो सारे हकूक़ छीन रही है जो उसको आइन ने दिए हैं, और आइन को हिंदुआइज़ कर रही है। इसमें उसने शरीयत बिल का भी हवाला दिया है कि शरीयत बिल के फ़ैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने आइन के अलावा मज़हब के भी हवाले दिए हैं कि मज़हब ये कहता है जिसको पस मंज़र में रखना बड़ा ज़रूरी है। तो ख़वातीन व हज़रात, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा जमहूरी है, क्योंकि उसके मीडिया ने कभी उसके बदनुमा चेहरे को बेनकाब नहीं किया।
आज भी आलमी मीडिया जो बेनकाब कर रहा है वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। इस वक्त भी इंडिया के मीडिया में जो उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और पूरी दफ्तर ख़ारजा जो है वो एक गैर मुल्की अखबार के पीछे लगी हुई है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये गलत लिख दिया, वो गलत लिख दिया, क्योंकि उन्होंने उनका चेहरा बेनकाब किया। BBC का चेहरा बेनकाब किया। BBC ने जब मोदी का चेहरा बेनकाब किया तो उसके ख़िलाफ़ वो शुरू हो गए। तो जो भी उनके बदनुमा चेहरे से पर्दे उठाता है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में वो नकाब कुशाई करते रहते हैं। जो भी उनका एक फोबिया वो क्रिएट करते रहते हैं, मुसलमानों के बारे में भी किया है। तो हमें भी इस बारे में मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया अपने मीडिया के साथ, पूरे एक सिस्टम के साथ, जिसमें उनकी अदालतें हैं शरीक हैं, जिसमें उनके मीडिया शरीक है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, तो ये सारे के सारे एक सिस्टम का हिस्सा बनकर बुलडोज कर रहे हैं इंसाफ के निज़ाम को, कानून के निज़ाम को। तो हमें भी उनके चेहरे को बेनकाब करना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले रोज़ फिर हाज़िर होंगे। शोएब मरगूब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।